अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मलिक साम और आप देख रहे हैं पाक एग्रीन। जैसा कि आपको पता है कि हम मेजर सिलेक्शन के ऊपर बात कर रहे थे कुछ दिनों से ही, और हम डिपार्टमेंट में से एक टीचर के पास जाके हम उनका इंटरव्यू ले रहे थे कि उस डिपार्टमेंट के बारे में बताएं, उसका स्कोप क्या है, और अगर उस स्टूडेंट वो मेजर रख लेता है तो वो कौन कौन सी जॉब्स कर सकता है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट के सामने। हम चलते हैं प्रोफेसर डॉक्टर एहसान बाबा साहब के पास और उनसे फॉरेस्ट्री के बारे में थोड़ी सी मालूमात लेते हैं, उसका स्कोप क्या है, और फर्दर अगर कोई स्टूडेंट रख लेता है वो मेजर तो उसे क्या क्या जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट्री में डॉक्टर एहसान बाबा साहब के ऑफ़िस में। सर, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें टाइम दिया। आज की जो हमारी डिस्कशन थी वो थी मेजर सिलेक्शन के बारे में। अगर फॉरेस्ट्री कोई मेजर रख लेता है स्टूडेंट तो उससे क्या क्या करना होगा। लेकिन सर से हम सबसे पहले सर से पूछना चाहेंगे कि सर अपनी सक्सेस स्टोरी के बारे में बताएं। सर, आप यहाँ तक पहुँचे हैं, सर कौन कौन से आपको मसले थे, कहाँ कहाँ से अपने तालीम हासिल की। थैंक यू यार। बात यह है कि पाकिस्तान में मैंने तो आज से 20 साल पहले जब बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर में दाखिला लिया 1997 में ज़र यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में, तो सच्ची बात यह कि उस वक्त हमारे फॉरेस्ट्री या इन्वायरमेंट साइंसेस का इतना स्कोप या इतनी चीज़ें नहीं होती थी। तो जब मैंने बीएससी एग्रीकल्चर के पहले 4 सेमेस्टर पढ़े तो उसमें एक बात इसके अंदर ये थी कि ये नेचर के रिलेटेड है, और इसमें ना वो टूर्स करवाते थे मुख्तलिफ़ फॉरेस्ट एरिया के और चोलिस्तान डेजर्ट के, मर्री के। तो मुझे जब मैं वहाँ नेचर में गया तो इन चीज़ों ने मुझे अट्रैक्ट किया। तो आप यकीन करें कि मैंने वो जो परफार्मा होता है ना, वो सिर्फ सिंगल ऑप्शन दी कि मैंने फॉरेस्ट्री मेजर रखना है, और बहुत कम लोगों ने उस वक्त ये रखा। मेरे बहुत सारे दोस्त और मेजर में चले गए, हार्टिकल्चर, एंटोमोलॉजी, एग्रोनॉमी, ये बड़े टॉप लाइनिंग सब्जेक्ट होते थे। तो वो मुझे क्रिटिसाइज़ करते थे। मैंने बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म को फेस किया और मैंने फॉरेस्ट्री को अडॉप्ट किया। दूसरी बात है कि जो फैमिली बैकग्राउंड के हवाले से, तो एफएससी के बाद डॉक्टर तो ना हम बन सके, लेकिन हम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में चले गए एग्रीकल्चर साइंसेस करने। तो फैमिली की वही डिमांड थी कि जी आपने वही कन्वेंशनल थानेदार और तहसीलदार वाली जॉब। सच्ची बात यह है कि मैं ये समझता हूँ कि जब मैंने ये मेजर सब्जेक्ट रखा तो 2 चीज़ें मैं कह सकता हूँ कि आज ये मेरे इस पूरे कैरियर की बेस हैं। मैं 1.5 साल का था, मेरे वालिद साहब की डेथ हो गई। तो पीछे वालदा और फैमिली ने सपोर्ट किया, मेरी वालदा की दुआएं, और उसके बाद अगर कोई चीज़ थी ना तो वो मेरी पंक्चुअलिटी थी। मेरे क्लास फेलो, मेरे दोस्त, मेरे बैचमेट, वो कभी भी नहीं कहेंगे, कभी मेरा टीचर टिल दी पीएचडी के एंड तक मैंने कभी ज़िंदगी में डेलिबरेटली एज अ स्टूडेंट कोई क्लास मिस नहीं की। और मैं एक लो एवरेज स्टूडेंट होता था, लेकिन मैं क्लेम कर सकता था कि अगर पीएचडी में हमारी 102 की स्ट्रेंथ थी तो मैं क्लेम करता था कि किसी की अगर एक भी सिंगल एब्सेंट नहीं है तो वो मैं हूँ। देखिए, लेक्चर समझ आना ना आना ये अलग बात है। डेली हॉस्टल से तैयार होना, कैंपस जाना पैशन के साथ, ये मेरा एक लाइफ का पैटर्न था। अगर मैं इसको 2 लफ्ज़ों में कहूँ कि मेरी वालदा की दुआएं और मेरी जो क्लास में और यूनिवर्सिटी में जो पंक्चुअलिटी थी ना, आज उन 2 बिहाफ पे मैं आज यहाँ प्रोफेसर हूँ और यहाँ आपके सामने बैठा हूँ। और मैं, क्योंकि मेरी जॉब है, प्रोफेसर हूँ मैं यूनिवर्सिटी में, तो ख़ुद अपनी जॉब के बारे में इस तरह कहना मुनासिब नहीं है, लेकिन सच्ची बात ये बता रहा हूँ कि अगर आपके कोई और ऐसे कोई बड़े तो नहीं कहना चाहिए, या ऐसे बंदे के अज़ाइम ऐसे ना हों, जैसे लोग मोस्टली जो है ना पब्लिक के अंदर जितनी भी मैनेजमेंट सर्विसेज की जॉब होती हैं लोग उनको प्रेफर करते हैं। मेरे हज़ारों स्टूडेंट हैं जो पीएमएस और सीएसएस करके वो हैं, लेकिन मैं समझता हूँ अगर आप एक मॉडरेट और हम्बल हैं, कोई आपकी कोई और ऐसी वो नहीं है, तो यूनिवर्सिटी टीचर से बेस्ट कोई जॉब है ही नहीं। तो ये एक छोटी सी मेरी वो लाइफ है। मैंने 96
और 94-96 में मैंने एमरसन से एफएससी की और उसके बाद 97 में मैं ज़री यूनिवर्सिटी फैसलाबाद चला गया। वहाँ से बीएससी की, एमफिल किया, पीएचडी की और वहाँ मैंने 14 साल सर्व किया वहाँ पे एज अ टीचर। और उसके बाद क्योंकि मुल्तान और मुजफ्फरगढ़ मेरा इलाका है तो बीजेडयू में यहाँ फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट बना, तो मुझे यहाँ मौका मिला, मैं अपनी सारी उस सर्विसेज के साथ यहाँ आया और अब मैं यहाँ पे प्रोफेसर हूँ और यहाँ फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट को सर्व कर रहा हूँ। सर अब हमें बताएं कि अगर कोई बच्चा है जो मेजर सिलेक्शन में अगर फॉरेस्ट्री उसका मेजर सब्जेक्ट आ जाता है सर, तो उसे इधर आगे क्या क्या सीखने का मौका मिलेगा, फैकल्टी के बारे में बता दें थोड़ा सा, और बाकी कि अगर वो रख लेता है उसे उसकी क्या क्या उसके करैक्टर्स में इम्प्रूवमेंट आ सकती हैं अगर वो। देखें, सच्ची बात यह है कि जो मेजर सिलेक्शन है जब डिग्री हो जाती है ना तो वो उसमें कोई फ़र्क नहीं रहता। यू विल बी द ग्रेजुएट आफ्टर मेजर फॉरेस्ट्री, मेजर एग्रोनॉमी, मेजर सेल साइंस, वो बड़ा। लेकिन जब सिलेक्शन का टाइम आता है ना तो ये मैं कहूँ कि ये कोई इशू नहीं है, नहीं, ये एक है और लोग इसको मतलब सीरियस लेते हैं और लेना भी चाहिए। जहाँ तक मेजर फॉरेस्ट्री की बात है, सच्ची बात ये है कि ये हम लोगों ने तो कन्वेंशनल दौर में रखा ना कि कोई डिजिटल मोबाइल नहीं होता था। अब ये मोबाइल है ना, ये अब मोबाइल नहीं है, ये पूरी ग्लोब है। आप इसके अंदर डालें, लिखें कि व्हाट इज़ द स्कोप एंड फ्यूचर पर्सपेक्टिव ऑफ फॉरेस्ट्री, तो आपको पता चल जाएगा। देखिए, हम डेवलपिंग कंट्री में हैं, दुनिया में जो डेवलप नेशन है ना वहाँ यूनिवर्सिटी ऑफ नेचुरल रिसोर्स साइंसेज है, डिसिप्लिन है फॉरेस्ट्री, रेंज मैनेजमेंट, वाइल्ड लाइफ के और इन्वायरमेंटल साइंसेज के। आप पाकिस्तान से अगर किसी ग्रेजुएट को एजुकेशन बेस पे भेजना चाहते हैं ना तो दिस इज़ द बेस्ट डिग्री प्रोग्राम कि आप उसको बीएस फॉरेस्ट्री रखवाएं और वो रखे और एमफिल लीडिंग टू पीएचडी दुनिया के किसी भी मुल्क का वो स्कॉलरशिप विन कर सकता है बाकी सब्जेक्टों के निस्बत, और उसमें उसका बड़ा स्कोप है। रही बात, मैं ये चाहता हूँ कि आपने अगर पहले बेसिक 4 सेमेस्टरों में 2-3 सब्जेक्ट फॉरेस्ट्री के पढ़े हैं और वो स्टूडेंट किसी के कहने पे ना रखे, अगर उसके अंदर थोड़ा सा भी जर्क है, थोड़ी सी वो समझता है कि यार ये भी एक सब्जेक्ट है, मुझे इस तरफ जाना चाहिए, तो उसको चाहिए कि वो सर्च आउट करे, वो दुनिया में गूगल के ऊपर लोगों से वो उसकी वैल्यू और अमेरिका की यूनिवर्सिटियों में देखे, ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटियाँ देखे, न्यूजीलैंड की यूनिवर्सिटियाँ देखे और स्वीडन की यूनिवर्सिटियाँ देखे, तो उसको क्लियर पता चल जाएगा कि फॉरेस्ट्री की क्या वैल्यू है। मेरे कहने पे वो फॉरेस्ट्री मेजर रखे, मैं इससे एग्री नहीं करता। आपके कहने पे रखे या उसका कोई दोस्त किसी मेजर में चला, चाहे वो कहे, वो 2 साल के बाद तो हर किसी ने अलग। हमारे दोस्त थे जिनके बगैर हम खाना नहीं खाते थे, 4-4 घंटे इंतज़ार बैठे रहते थे, आज कई महीने मुलाकातें नहीं होती। तो दोस्ती अपनी जगह, मेजर सिलेक्शन अपनी जगह। मैंने देखा है कि एग्रीकल्चर ग्रेजुएट का सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि जिधर दोस्त जाते हैं वो भी उसी तरफ चले जाते हैं। तो मैं ये रिकमेंड नहीं करता कि किसी दोस्त के कहने पे, किसी के कहने पे ना सब्जेक्ट वगैरह नहीं होना चाहिए। बंदा खुद विल जनरेट करे, थोड़ा सा भी अगर उसको बेसिक्स का पता है और उसके दिल में ये बात आती है कि यार ये भी एक मेजर सब्जेक्ट है और इसकी फ्यूचर पर्सपेक्टिव है, तो वो उसको सोचना चाहिए। देखें, इस वक्त पूरी दुनिया का, आखिरी बात करूँगा इस हवाले से, पूरी दुनिया का एक इशू है और वो है क्लाइमेट चेंज। दुनिया के किसी मुल्क का जो अगर एक इशू है ना वो क्लाइमेट चेंज है, और उसको एड्रेस करने के लिए उसका सोल्यूशन सिर्फ एक है और वो है फॉरेस्ट साइंसेस, ग्रोइंग ऑफ ट्रीज़। कि आप पूरी दुनिया के एटमॉस्फेयर को दोबारा मॉडरेट कर सकते हैं थ्रू द इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रीज़। तो अगर दुनिया में आगे उन सब्जेक्ट की वैल्यू है जो विद रिस्पेक्ट टू इन्वायरमेंट है, और अगर जो विद रिस्पेक्ट टू इन्वायरमेंट है ना, अगर हम उनकी लिस्ट करें उन सब्जेक्ट की, तो पहले नंबर पे फॉरेस्ट्री आता है। कि विदाउट कंसीडरिंग द इम्पॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट्री यू आर नॉट अलाउड टू टॉक अबाउट द क्लाइमेट चेंज। अब आपके सामने हमारा मुल्क जो है ना, इस वक्त जो यही गवर्नमेंट चल रही है, वो इन्वायरमेंट के ऊपर काम कर रहे हैं, लाखों करोड़ों दरख्तों का वो ओन कर रहे हैं। पूरी दुनिया में जिस मुल्क को क्लाइमेट का इशू है, पाकिस्तान उसमें 6ठे नंबर पर है।
जब तक अगर हम चाहते हैं, देखें आज मुझे बताएं, जब मैं या एमरसन कॉलेज मुल्तान में पढ़ता था तो आधा निश्तर बंद पड़ा होता था। आज आप देखें पार्किंग में मरीज़ पड़े हैं। किसी ने आज तक ये सोचा है कि ये बीमारियां कहाँ से आ गई? और ये हॉस्पिटल भरे पड़े हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, प्राइवेट, इतने लाखों की तादाद में डॉक्टर हैं मुल्तान में। किसी ने ये सोचा? यहाँ पे हम कहते हैं हमें निश्तर 2 होना चाहिए, मेट्रो 2 बना देने, हमें क्यों ज़रूरत है? आज आप मुल्तान का टेम्परेचर वो 1985 वाला 90 वाला कर दें, आपके हॉस्पिटल खाली हो जाएंगे। यहाँ कोई बीमार नहीं होगा, प्योर ऑक्सीजन होगी, प्योर एटमॉस्फेयर होगा। शहर की आबादी बढ़ती गई, यहाँ DHA ऐसी कॉलोनियाँ बना दी गई, टेम्परेचर इस तरह चला गया, बीमारियाँ रैपिडली हो रही हैं, हॉस्पिटल भरे पड़े हैं। हम और हॉस्पिटल बनाने के चक्कर में हम ये नहीं सोचते कि हमें हॉस्पिटलों की ज़रूरत क्यों है। उसकी वजह यह है कि हमारा इन्वायरमेंट पोल्यूटेंट हो चुका है, हमारा अंडरग्राउंड वाटर टेबल पोल्यूटेंट हो चुका है। जब हम उसको पीते हैं तो कोई किडनी फेलियर है, कोई किडनी स्टोन है, फिर इस तरह हॉस्पिटल भरे होंगे। तो हमें सिर्फ जो है ना, जो मुल्तान का टेम्परेचर 80s का था वो मॉडरेट कर रहे हैं। आप पीछे वो अहमदपुर सियाल से लेकर जलालपुर पीर वाले तक इलांग दी बोथ साइड ऑफ दी रिवर आप पौधे लगा दें, और जो ये रेलवे ट्रैक है खानेवाल से लेकर लोधरा और भावलपुर तक, इन 2 स्पेसेस के ऊपर आप ट्रीज़ लगा दें, मुल्तान का टेम्परेचर 80s पे चला जाएगा, हॉस्पिटल खाली हो जाएंगे। आपको कोई निश्तर 2 बनाने की ज़रूरत नहीं है, हर चीज़ नॉर्मल हो जाएगी, प्योर ऑक्सीजन होगी, प्योर वाटर होगा। देयर विल बी नो नीड एज सच थिंग्स। ये चीज़ें। थैंक यू। सर आखिरी सवाल ये है हमारा कि अगर बच्चा फॉरेस्ट्री की डिग्री कर जाता है यहाँ से, तो उसका जो है उसे कौन कौन सी जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ हैं? क्योंकि आजकल का ये है कि बच्चे ने जॉब लाजमी करनी है, हर किसी के अपने ही हालात होते हैं, तो आप उसके बारे में गाइडेंस कर दें थोड़ी सी कि कौन कौन से वो जॉब्स कर सकते हैं। सर देखिए, फॉरेस्ट्री का बहुत बड़ा स्कोप है। अगर हम पाकिस्तान और पंजाब के हवाले से देखें, यह है कि पंजाब में इसकी ये है कि गवर्नमेंट की जॉब्स हैं। दूसरी बात यह है कि जब आप नेचर की बात करते हैं, इन्वायरमेंट की बात करते हैं, तो इसकी कोई बाउंड्री नहीं है। आप दुनिया के किसी भी मुल्क में, मैं 2 बातें करूँगा, अगर आप फॉर हायर एजुकेशन जाना चाहते हैं तो फॉरेस्ट्री से बेस्ट सब्जेक्ट ही कोई नहीं है। अगर आप फॉरेस्ट्री को एज अ सवारी यूज़ करके बाहर की दुनिया में जाना चाहते हैं तो ये बेस्ट सवारी है कि आप बाहर जा सकते हैं। उसकी बाहर जाके आप चाहे इसके एक्सपर्ट बन जाएं या आप कोई और काम कर लें। ये वह डिग्री है जिसके ऊपर आप बाहर जा सकते हैं। दूसरी बात है, बाहर अगर जाएं, UNO में, FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जितनी इन्वायरमेंट के रिलेटेड और नेचर के रिलेटेड, WWF, IUCN, ये दुनिया के रिकॉग्नाइज इदारे हैं जो नेचर कंजर्वेशन पे काम करते हैं। उनके ऊपर आप MPhil करें, आपके पेपर हों, आप उसके अंदर अपनी भी दिलचस्पी ना। हम ये करते हैं कि जी सब्जेक्ट है, पेपर दे दिया, CGP आ गई 3.9 और कहते हैं जी अब नौकरी नहीं मिली। ऐसा नौकरी का CGP से क्या ताल्लुक़ है? आए मैं आपको पूरी फील्ड में बताता हूँ। पेस्टिसाइड कंपनी में 4x4 वाले FO हैं और 2.5 वाले उनके ऑफिसर लगे हुए हैं, क्योंकि उन्होंने मेहनत की है। यूनिवर्सिटी में पढ़ा है या नहीं पढ़ा, अंदर जाके उन्होंने फील्ड में घुस गए, उन्होंने स्प्रे वाली मशीनें, ट्रायल लगाए, फ्री ट्रायल, लोगों को डेमो दिए, आज वो डोमिनेट कर रहे हैं। ये कोई कहीं नहीं लिखा हुआ कि कौन सा मेजर वाला जो है ना वो बेस्ट परफॉर्म कर। फील्ड इज़ क्वाइट डिफरेंट, स्टडी इज़ क्वाइट डिफरेंट। तो जिस तरह बाकी सब्जेक्ट का वर्थ है ऐसे उसकी है। बैंक्स में भी है, सारे एग्री ग्रेजुएट है, फॉरेस्ट्री वाले भी हैं। ये डिपेंड करता है कि आफ्टर डिग्री आपके माइंड में क्या चल रहा है। अगर आपने फॉरेस्ट्री के हवाले से जॉब करनी है तो ये बेस्ट है, आप उतना पढ़ें, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्ज़ाम दें और यू विल बी दी इन फॉरेस्ट साइंसेस। अगर आपने बाहर जाना है और हायर एजुकेशन करनी है, स्कॉलरशिप है, फ्री स्कॉलरशिप है स्वीडन में फॉरेस्ट्री की। अगर आप वहाँ से जाएं और वापस पे आप 5 साल में 10-12 आपके रिसर्च पेपर हों, आप पाकिस्तान की किसी यूनिवर्सिटी में लग सकते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज में लग सकते हैं। कोई आइडियाज़ दे दें, कोई थ्योरी दे दें। आजकल दुनिया रिमोट सेंसस की, GIS की,
ये बेस्ट कम्बिनेशन है कि अगर आप फॉरेस्ट्री में एमफिल हो और GIS पे आपका काम हो या रिमोट सेंसस के ऊपर हो, आप पूरी दुनिया को बता दें कि 1980 में क्या था, 1990 में क्या हुआ है, 2000 में क्या हुआ है, 2020 में क्या हुआ है, व्हाट इज़ द रेट ऑफ डिटोरिएशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज इन आवर कंट्री एंड हाउ वी चेक आउट, हाउ वी एड्रेस दीज इश्यूज़ इन फ्यूचर। आजकल दुनिया में ये कंसेप्ट है कि व्हाट विल हैपन इन 2030, व्हाट विल हैपन इन 2040, व्हाट विल हैपन इन 2050, कि वेदर ऑक्सीजन होगी भी या नहीं। जिस तरह आज हम मिनरल वाटर की बोतल पानी ख़रीद के पीते हैं, हमारे बुज़ुर्ग पीते थे तो डायरेक्ट टैप से पानी पीते थे, नलके से। तो ऐसे ही होना है कि लोग उन्हें, अगर वो हमें पता होना चाहिए, जो नेचर के रिलेटेड लोग हैं वो कहते हैं जो बंदा 1950 में पैदा हुआ था, अर्ली 90s में हुआ था, वो आगे 2050 में भी हो ना कोई बंदा, तो वो भी उसी तरह के प्योर एटमॉस्फेयर में सांस ले, आने वाले नस्लें भी प्योर माहौल में रहें। तो ये बात है। अगर देखें, मैं एक बात कहूँगा, अगर किसी स्टूडेंट में थोड़ा सा भी स्पार्क है ना कि वो फॉरेस्ट्री सब्जेक्ट के बारे में सोचता है, तो उसको आंखें बंद करके सिलेक्ट कर लेना चाहिए। अगर वो किसी के कहने पे या मेरे ये इंटरव्यू सुन के आए, आई डोंट एग्री, मैं उसको नहीं रिकमेंड करता। थोड़ी सी उसके अंदर वो दिलचस्पी हो, जैसे कहते हैं कि नेचुरल, उसके अंदर वो अट्रैक्शन हो कि यस यार ये नेचर है, ये टूर, जैसे मैंने आपको बताया है। मैं सच्ची बात है कि सिर्फ नेचर और भाई ये जो है ना टूर पे ले जाते हैं, तो मैं खुद भी स्टूडेंट्स को टूर पे ले करवाता हूँ और उनको मुख्तलिफ, अभी हमें कोविड से पहले हम गिलगित बल्तिस्तान और खुजराब तक गए थे, हर किस्म की वेजिटेशन पूरे पाकिस्तान की देखी हुई है। तो ये सारी चीज़ें, डेजर्ट और सहरा से लेकर सारा उस तक, ये सारी चीज़ें हैं। तो इस हवाले से मैं फॉरेस्ट्री को किसी और सब्जेक्ट से कमतर नहीं समझता, बल्कि अगर आप गूगल के थ्रू सर्च करें तो अब ये लीडिंग सब्जेक्ट में आ गया है, क्योंकि ये एक कॉमन सी बात है कि दुनिया का एक ही इशू है, वो है क्लाइमेट चेंज। और क्लाइमेट चेंज के हवाले से अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसका एड्रेस है, तो वो ये सब्जेक्ट उसमें टॉप ऑफ द लाइन है। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम। ये था फॉरेस्ट्री के बारे में। अब आपने खुद फैसला करना है कि आपने फॉरेस्ट्री में आना है तो किस तरीके से आना है और कितने इंटरेस्ट के साथ आना है। अब हम मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।